बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आए हैं और इसका नाम है जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। टॉपिक क्या है हमारा? जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। ठीक है, ये टॉपिक समझने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पाठ के अंतर्गत चूँकि हम पढ़ रहे हैं जनन और स्वास्थ्य, तो हम अपने जननांगों को स्वस्थ रखते हुए अपने आप को सुरक्षित कैसे करें, ये तो पढ़ना ही है। और साथ में वैश्विक स्तर पर एक जो विषम परिस्थिति है, एक जो विषम समस्या है, जो गंभीर समस्या है, उस समस्या का चिंतन भी हमें करना है। और वो समस्या क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। यद्यपि वैश्विक स्तर पर चिंतन हो रहा है, लेकिन हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित बातें भी हैं। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को, इस बिंदु को शुरू करते हैं कि जनसंख्या स्थायीकरण क्या है और इसका नियंत्रण किन किन तरीक़ों से हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जनसंख्या स्थायीकरण का एक सरल अर्थ आपको समझ लेना है। स्थायीकरण का क्या मतलब होता है कि ऐसी जनसंख्या जो स्थायी तौर पर रुकी हुई हो। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें जन्म नहीं हो रहा है अथवा मृत्यु नहीं हो रही है, ये दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन जितना जन्म हो उतना ही मृत्यु हो, लगभग उसके समतुल्य। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या स्थायी हो जाती है, यथावत उतनी ही रह जाती है जितनी पूर्व में थी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थायीकरण या जन्म, ठीक है ना, जन्म का एक प्रकार से नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या स्थायीकरण के लिए जो जो बिंदु आवश्यक हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे इसका स्थायीकरण किया जा सकता है, उसको हम जाने उससे पहले एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं कि विश्व स्तर से जुड़ी हुई जो जनसंख्या का विश्लेषण है और हमारे देश की जो जनसंख्या का विश्लेषण है, उन दोनों की तुलना थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए, विश्व के स्तर पर देखें तो 1900 का जो समय था, उस समय पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो 2 अरब थी। वही फिर 2000 में बढ़कर कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। फिर यदि देखें 2011 में तो 7.2 अरब हो गई। ये विश्व स्तर की बात हो गई। अब ज़रा अपने देश की स्थिति देख लीजिए। तो अपने देश की जो आबादी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी आज़ादी के समय, वो कितनी थी? 350 मिलियन, अर्थात वो 35 करोड़ के आसपास थी। लेकिन वही 2000 में तीव्र गति से बढ़ते हुए और ये लगभग 1000 मिलियन के ऊपर पहुंच गई। फिर यही 2011 में 1.2 मिलियन, और आज की वर्तमान परिस्थितियों में हम 140 करोड़ के साथ हम विश्व में प्रथम स्थान रख रहे हैं। तो ये तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या का जो आंकड़ा लगाया गया, इनका सबका कारण क्या हो सकता है? तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु दर जो है उसमें गिरावट कहीं ना कहीं, और जन्म दर में वृद्धि, यही इसका प्रमुख कारण है। अब मृत्यु दर में गिरावट, जैसे मान लीजिए जो पहले शिशुओं की जो जन्म लेने वाले तुरंत जो शिशु हुआ करते थे, उनकी मृत्यु ज़्यादातर हुआ करती थी। तो शिशु मृत्यु दर में कमी, ठीक है, मृत्यु दर में कमी, ठीक है, ये कमियां हैं। और फिर क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं। अब चूँकि है क्या कि हमारे देश का विकास आज़ादी के बाद धीरे धीरे हर क्षेत्र में हुआ, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम विकसित हुए हैं। और स्वास्थ्य सेवा जो ये बढ़ी है, जिसमें चहुमुखी जो विकास हुआ है, इस विकास के दरमियान जब व्यक्ति स्वस्थ रहने लगा, वह समझने लगा, जीवन जीने के तरीके में उसके बदलाव हुआ, तो ऐसी स्थितियों में क्या हुआ? जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर का जो आंकड़ा है, वो थोड़ा सा उसमें गिरावट आई। इस वजह से जनसंख्या आगे की ओर बढ़ती गई।
और जन्म दर तो बढ़ती ही चली गई थी। अब ऐसा नहीं कि मतलब इसमें केवल जन्म दर बढ़ी और जो जनसंख्या वृद्धि है, यह केवल बढ़ती चली गई। जनसंख्या जो वृद्धि है, वो तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ी। देश में कुछ शिक्षित समाज, कुछ शिक्षित लोग भी थे, जिन्होंने इस चिंता को, इस गंभीरता वाले विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया, बहुत ही समझदारी के साथ लिया और इसके साथ लगभग 2% के साथ, यानी ऐसा एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2%, यानी 1000 में 20 व्यक्ति प्रति वर्ष जो है, इसमें कमी आई है। जनसंख्या में की जो वृद्धि थी, इसमें थोड़ा-सा 2% की गिरावट आई। लेकिन यह क्या था, बहुत कम था, जो ना के बराबर था। इतनी कम वृद्धि से, ठीक है ना, वृद्धि दर की इस गिरावट से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा और हम निरंतर जनसंख्या हमारी बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये तो आंकड़े थे। अब है क्या कि जब जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है या बढ़ती चली गई, तो आपको पता ही है प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो मूलभूत और जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं की बातें हों, ये सभी निश्चित थे, निर्धारित थे, सीमित थे। और इन सीमित संसाधनों में जनसंख्या जब बढ़ने लगी, तो ऐसी स्थितियों में क्या भयावह स्थिति बनेगी या क्या बन रही थी, ये इसकी कल्पना हम सभी कर भी सकते हैं। तो अब ये जो वृद्धि हुई है, इसको काबू कैसे किया जाए? क्या ऐसे उपाय हों कि इसमें धीरे-धीरे करके हम नियंत्रित कर सकें, हम एक ऐसी स्थायी जनसंख्या पा सकें, जो हमारे सीमित संसाधनों में भरण-पोषण कर सके, ठीक है? तो आइए इसी को हम समझते हैं और कुछ अगले बिंदुओं को देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या-क्या कर सकते हैं, जिससे कि जनसंख्या में एक जो स्थायित्व है, वो हो सकता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए। इनमें से एक जागरूकता के अंतर्गत लघु परिवार को बढ़ावा देना, इन छोटे परिवार को बढ़ावा देना, जो एक प्रकार से शिक्षा से हमारे जोड़ा गया, हमारे पाठ्यक्रमों में भी जोड़ा गया, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ठीक है ना? इस प्रकार की चीज़ें और इसके अंतर्गत परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम अपनाए गए, ठीक है ना? और इसमें बढ़-चढ़ कर के इनका प्रचार-प्रसार किया गया, जिससे लोग समझे कि भाई जो छोटा परिवार होता है, उसका भरण-पोषण बहुत आसान होता है और वो सुखी रहता है और बड़ा जो परिवार होता है, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम जो चलाए गए, ठीक है ना? इसमें फिर दिया गया हम दो और हमारे दो का नारा, यानी जो विवाहित जोड़े थे उनको ये बताया गया कि भई हम दो और हमारे दो का मतलब है कि 4, अपने परिवार में 4 ही संख्या होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा ना हो, तो बेहतर जीवन हम जी सकते हैं। फिर बाद में कुछ शिक्षित परिवार जिन्होंने इस समस्या की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने क्या अपनाया, हम दो और हमारे एक, इस प्रकार की भी बातें आईं और 2 पति और पत्नी के बीच केवल एक ही संतान को अपनाया गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, जो प्रचार-प्रसार और इनके प्रति जागरूकता फैलाई गई, जिसके कारण कुछ जनसंख्या में गिरावट, जनसंख्या की जो वृद्धि थी, उसको सीमित किया गया, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, ठीक है ना? अब और क्या उपाय किए जा सकते हैं अथवा क्या उपाय किए गए हैं, जिनसे जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, उसको रोका जा सके, काबू पाया जा सके? तो आइए कुछ और बिंदुओं की बात करते हैं। तो अब आइए थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या हम कर सकते हैं इसके लिए। तो पहली बात तो यही है कि छोटा परिवार के महत्व को समझाना और उसको बढ़ावा देना, ये तो पहला बिंदु हमने देख ही लिया कि जो पहला बिंदु है, वो क्या हो सकता है। तो इसमें छोटा परिवार जो है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, विवाह की उम्र, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना? विवाह की उम्र, जैसे जो वैधानिक तरीका है, जो वैधानिक सिस्टम हमारा, वो क्या कहा गया है कि 18 साल, 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की, कोई भी जाति समाज का हो, ये 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का जब हो जाए, उसके बाद ही जो है वैवाहिक जीवन में उसको बाँधना चाहिए, ठीक है?
और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ बिंदु जो हमारा है वो क्या है कि इनको वैवाहिक जो जोड़े थे, इनको एक सही तरीके से गर्भ निरोधकों की जानकारी देनी चाहिए और छोटा परिवार का जो महत्व है, यह भी इनको समझाना चाहिए। ठीक है ना? एक ये भी तरीका है। फिर लोगों को शिक्षित करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब तक लोगों को शिक्षित किया नहीं जाएगा, तब तक लाख तरीके अपना लीजिए, लाख उनको प्रेरित कर लीजिए, वो इन चीज़ों तक पहुँच ही नहीं पाएँगे, उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएँगे। इसलिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। और शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं कि साक्षर हो जाना, शिक्षा का मतलब ये है कि किसी बिंदु को समझ पाना, देश की आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है ना, इन परिस्थितियों को समझ पाना, ठीक है, ये है शिक्षा। तो शिक्षित होना लोगों को, और जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो इन जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी उनसे प्रेरित होंगे ये। ठीक है, तो लोगों को शिक्षित करना ये एक बिंदु था। अब इसके बाद जन्म नियंत्रण की कुछ विधियों की बात कर लेते हैं कि ये तो एक तरीके से प्रेरित करके लोगों को हम छोटे परिवार के महत्व को बता करके परिवार नियंत्रण हम कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ और विधियां हैं जिनसे जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसमें पहले नंबर पर हम देखें तो अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि के अंतर्गत देखें तो दो विधियां मुख्य रूप से इसमें आती हैं, प्राकृतिक विधि, ठीक है, और दूसरी इसमें विधि हो जाती है रोध या बैरियर, रोध या बैरियर विधि। तो देखिए प्राकृतिक विधियों में देखें यदि, तो ये तीन विधियां हैं। एक आवधिक संयम है, दूसरा है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन जिसको बोलते हैं, और तीसरा है स्तनपान अनार्तव। ठीक है ना? तो चलिए इन तीनों को थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं लाइन टू लाइन। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं पूरी एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो एक पहला क्या है, आवधिक संयम। ये आवधिक संयम का मतलब होता है कि जो आर्तव चक्र होता है, यानी जो ऋतुस्राव होता है, हम जानते हैं कि ये 28 दिन का चक्र होता है, 28 दिन की इसकी अवधि होती है। अब इस 28 दिन में 1 से लेकर के 28 दिन, अब ये पहले दिन से रक्तस्राव होता है तो 2 से 3 दिन रक्तस्राव होता है। तो ये इसमें ये कह रहा है कि लगभग 10 दिन से लेकर के, जब से ऋतुस्राव शुरू होता है तो उससे 10 से लेकर 17वें दिन तक, 10 से लेकर के 17वें दिन तक यदि संभोग क्रिया में नियंत्रण कर लिया जाए, मैथुन क्रिया ना किया जाए, तो गर्भ की जो समस्या है, गर्भाधान की जो समस्या है, इससे बचा जा सकता है, यानी गर्भधारण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो ये समय होता है, उस समय पर शुक्राणु और अंडाणुओं के निषेचन की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। ठीक है? कहीं कोई ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं जिसमें ऐसा हो भी जाता है कई बार, ठीक है ना? लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि 10 से लेकर 17वें दिन तक इस बीच में यदि मैथुन ना किया जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। एक तो पहला ये होगा आवधिक संयम, ये आपको ध्यान रखना है कि 10 से 17 जो दिन है ये आपको याद रखना है। दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है, दूसरी इसमें बात आ रही है कि बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन। बाह्य स्खलन क्या है भैया? बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, देखिए इसके लिए पुरुष सबसे जिम्मेवार है, यानी ये पुरुष के लिए है। होता क्या है, मैथुन के दौरान जब स्खलन की स्थिति आती है, ठीक है ना, मैथुन के दौरान जब स्खलन की स्थिति आती है तो उस स्खलन के समय पर योनि मार्ग से पेनिस या लिंग को बाहर करके स्खलित किया जाए, वीर्य को स्खलित कर दिया जाए, यानी जो वीर्य है ये योनि मार्ग में या योनि में ना गिरे, वो बाहर गिर जाए। तो इस स्थिति में भी जो शुक्राणु है वो गर्भाशय या अंडवाहिनी में नहीं पहुंचेंगे और गर्भधारण नहीं होगा। यह करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन यदि इसमें अभ्यास किया जाए, अभ्यास के द्वारा इसको हम कर सकते हैं आसानी से, और ये बहुत ही प्रभावी विधि है। ठीक है ना? और तीसरा जो है ये स्तनपान अनार्तव, ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यह भी एक विधि है। और इस विधि में क्या कह रहा है कि जब शिशु जन्म ले लेता है उससे 6 महीने तक, 6 महीना जब हो जाता है शिशु,
तब तक, यानी कि जब से वो जन्म लिया और जब वह 6 महीने तक हो जाता है, उस टाइम पे उसका भरपूर उसको यदि स्तनपान कराया जाए, तो उस टाइम पे अनार्तव हो जाता है। अनार्तव का मतलब आर्तव चक्र नहीं होता है, ऋतुस्राव नहीं होता है, ठीक है ना? और ऋतुस्राव जब नहीं होगा, तो ऐसी स्थितियों में जो अंडोत्सर्ग की क्रिया है, वो नहीं होती है। मतलब कहने चाहिए कि अंडोत्सर्ग ही नहीं होता है, तो अनार्तव चक्र कैसे होगा? यानी आर्तव चक्र कैसे होगा? ठीक है, क्योंकि अंडोत्सर्ग होगा तब आर्तव चक्र होगा। तो आप ऐसा भी कहेंगे कि भई आर्तव चक्र नहीं होगा, तो अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है, या ऐसा कहिए जो सही क्रम इसका है कि जो आपका अंडाशय अंडोत्सर्ग नहीं कर रहा है, इसलिए आर्तव चक्र नहीं हो रहा है। तो मतलब कहना चाहिए कि मुख्य जो इसमें बात है वो ये है कि अंडाणु नहीं बन रहे हैं, इसलिए जो गर्भधारण की स्थिति है, निषेचन की स्थिति है, वो नहीं हो पाती और गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये 3 प्राकृतिक विधियाँ हैं। अब रोध या बैरियर की विधि हम देख लेते हैं। ये क्या है? रोध या बैरियर। तो इसमें रोध मतलब रोकने वाला, रुकावट या अवरोध करने वाला। तो इसमें देखिए कई ऐसे साधन हैं, कई डिवाइस हैं, कई कई ऐसे विधियाँ हैं, लेकिन इसमें जो जो लोकप्रिय हैं उनमें से सबसे पहला हम देख लेते हैं, वो है निरोध या कंडोम। यह एक ऐसी उपयुक्त विधि है, ये एक ऐसी सामग्री है जिससे 2 कार्य एक साथ होते हैं। क्या-क्या 2 कार्य होते हैं? पहली बात तो ये है कि इसमें जन्म का नियंत्रण भी होता है, ठीक है? जन्म का नियंत्रण भी होगा और दूसरी बात ये होती है कि इन्फेक्शन का खतरा भी इसमें नहीं होता है। इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होगा और जन्म नियंत्रण भी इसमें हो जाता है। तीसरी इसके लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है और इसको सरलता से लगाया जा सकता है। इस जो सामग्री को सरलता से लगाया जा सकता है। और विधि और बात इसमें क्या है, विशेषता क्या है कि यह महिला और पुरुष दोनों के लिए मिलता है, ठीक है ना? दोनों को पहनना ज़रूरी नहीं है, दोनों को धारण करना ज़रूरी नहीं है, दोनों में से किसी एक को धारण करना ज़रूरी है, या तो महिला या पुरुष, ठीक है? यह वीर्य को पूरी तरह से रोक देता है, जिसकी वजह से शुक्राणु गर्भाशय या अंडवाहिनी में नहीं पहुँच पाते हैं। यह एक ऐसी प्रभावी विधि है जिसमें इन्फेक्शन के साथ-साथ जो लैंगिक इन्फेक्शन होता है, उसको रोकना यानी वो भी रुकता है और साथ-साथ जो अनचाहा गर्भ है, उसको भी रोका जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के यह असुरक्षित यौन संबंध के लिए बहुत ही प्रभावी तरीका है। फिर इसके अलावा और देखें तो ग्रीवा टोपी है, डायाफ्राम है, ये दोनों तो देखिए योनि मार्ग में या गर्भाशय के बीच ये स्थापित किए जाने वाले कुछ डिवाइस हैं, जिनके द्वारा क्या किया जा सकता है, अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है। ठीक है? अब इसके बाद और प्रभावी युक्तियों में की यदि हम बात करें, तो इसी में से बैरियर या रोध में से ही है अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, जिनको कहा जाता है आईयूडी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये ध्यान रखना है, ये आता है परीक्षा में भी, ठीक है ना? तो अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ जो होती हैं, यह 2 तरीके की होती हैं। एक तावा मोचक यूआईडी होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी है, ठीक है? और एक होती है हार्मोन मोचक यूआईडी। ये दोनों जो होती हैं, कॉपर टी का नाम आप सभी ने सुना भी होगा। कॉपर टी जो होती है, यह जो योनि मार्ग है और गर्भाशय के बीच जो गर्भाशयी ग्रीवा होती है, वहाँ पर इसको सेट किया जाता है, ठीक है? और यही चीज़ हार्मोन मोचक में भी किया जाता है। जो आपकी तांबा मोचक यूआईडी होती है, ठीक है ना? कॉपर टी, यह कुल मिलाकर के ये कॉपर की बनी होती है, तांबे की बनी होती है और इससे क्या होता है कि कॉपर आयन रिलीज़ होते हैं। ये क्या करते हैं? कॉपर आयन रिलीज़ होते हैं, जो शुक्राणुओं को गतिहीन करते हैं। शुक्राणुओं की गति और उनकी क्षमता को कम कर देते हैं, ठीक है ना? रोकते हैं, तो निषेचन की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, ठीक है? और यही चीज़ कौन कर रहा है? हार्मोन मोचक भी कर रहे हैं। हार्मोन मोचक क्या करते हैं? यह भी शुक्राणुओं की गति को नियंत्रित कर देते हैं, उनकी क्षमता को कम कर देते हैं। तो ये दोनों जो डिवाइस हैं, ये डिवाइस जो लगते हैं, ये डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगाए जा सकते। और दूसरी चीज़ क्या है कि यह सभी व्यक्तियों को सूट भी नहीं करते हैं, ठीक है ना? इनमें इन्फेक्शन का खतरा भी कई बार हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक
ज़रूर है, कुछ उपयुक्त विधियाँ हैं ये। ठीक है, और थोड़ा आगे की ओर चलें तो अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए और क्या हो सकता है, तो मुखी गर्भनिरोधक के अंतर्गत। अब मुखी गर्भनिरोधक क्या है, तो इसके अंतर्गत गोलियाँ या पिल्स आते हैं। तो गोलियाँ या पिल्स में ये हार्मोन का संयोजन होता है, 2 हार्मोन उसमें मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है प्रोजेस्टाजन प्रोजेस्टाजन प्रोजेस्टोजन है और एस्ट्रोजन, या तो अकेले इसको या इसके साथ एस्ट्रोजन, इन दोनों का संयोजन करके क्या किया जाता है, गोलियां बनाई जाती हैं, जिनकी बहुत कम मात्रा क्या किया जाता है, मुख के द्वारा ली जाती है। लेकिन इसकी क्या कमी है कि प्रतिदिन लेना पड़ता है, यानी लगभग जिस दिन से ऋतुस्राव शुरू होता है उससे 21 दिन तक लगातार लेना पड़ता है और फिर 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए बंद कर दी जाती है। तो ये लगभग हर महीने इस तरह से 21 दिन तक लिया जाता है। तब तक जब तक लिया जाएगा तब तक गर्भधारण नहीं होगा, ठीक है ना? साइड इफ़ेक्ट यद्यपि इनके कम देखने को मिलते हैं, लेकिन लेना हर बार पड़ता है, ये एक झंझट की बातें होती हैं। यह एक प्रकार से प्रतिदिन लेकर के ही गर्भ को रोका जा सकता है, अनचाहे गर्भ को। लेकिन इसी के साथ एक और पिल्स है, गोली है, जिसका नाम सहेली है, जो काफ़ी लोकप्रिय महिलाओं द्वारा ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली टैबलेट होती गोली होती है, जो क्या करती है, सप्ताह में 1 दिन ली जाती है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होता है और प्रभाविता ज़्यादा होती है। तो सहेली सबसे सुपर यहाँ पर पिल्स में है। तो ये 2 गर्भनिरोधक गोलियाँ हैं, यानी मुखीय गर्भनिरोधक हैं, जिनको लेकर के जनसंख्या का नियंत्रण में सहभागिता निभाई जा सकती है। अब चलिए देखिए थोड़ा और आगे बढ़ें तो स्थायी विधि की बात कर लेते हैं। ये तो सभी जितनी भी अभी हम पढ़े ये सभी कैसी थी? अस्थायी विधियाँ थी। लेकिन अब हम पढ़ते हैं ऐसी विधियाँ जो वैवाहिक जोड़े जो अब संतान नहीं चाहते हैं, 1 या 2 संतान के बाद जो युगल जोड़े संतान अब नहीं चाहते हैं, वो स्थायी विधि को अपनाते हैं और इनमें से कौन-सी है? 2 स्थायी विधियाँ हैं, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को हम क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी कहते हैं और महिला नसबंदी को हम क्या? ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो चलिए थोड़ा इसको फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि ये क्या होता है। ये फिगर आपके सामने है, ये दोनों की विधियाँ हैं। ये आप तो पता ही है, परिचित हो चुके हैं होंगे, ये नर जनन तंत्र है और ये क्या है? मादा जनन तंत्र है। हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, ये जो नर के लिए यानी पुरुष नसबंदी, ठीक है? तो पुरुष नसबंदी क्या होती है? इसमें क्या होता है, एक छोटा-सा चीरा कहाँ लगाया जाता है? पोथा या स्क्रोटम के पास, वृषण कोश के पास, ठीक है ना? और वहाँ से जो शुक्रवाहिका होती है दोनों तरफ की, इस शुक्रवाहिका को खींच करके कट किया जाता है और चिकित्सकीय धागे से दोनों तरफ बाँध दिया जाता है, ठीक है ना? और फिर एक टाँका लगा दिया जाता है। ये बहुत सरल विधि होती है, महिला की अपेक्षा पुरुष की जो नसबंदी है, वो सरल होती है, ठीक है ना? अब तो जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि पुरुष इसमें आगे आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि पुरुषों की जो नसबंदी है, वो बहुत सरल है महिलाओं की अपेक्षा। तो ये एक क्या है? स्थायी विधि है और इसमें कहा जाता है कि किसी प्रकार से कमज़ोरी या दुर्बलता नहीं आती है, ठीक है ना? तो इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पुरुष नसबंदी के लिए क्या किया जाता है, जो शुक्रवाहिका होती है दोनों तरफ की, दोनों वृषणों से लगी हुई शुक्रवाहिका जो होती है, शुक्राणुओं को ले जाने वाली, उसको कट करके चिकित्सकीय धागे से बाँध दिया जाता है। और यदि जिसको हम क्या कहेंगे? वैसेक्टॉमी कहेंगे या पुरुष नसबंदी कहेंगे। दूसरी जो विधि है, वो महिलाओं के लिए है, जिसको महिला नसबंदी कहते हैं या ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो ये क्या होती है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी को एक छोटा-सा चीरा लगा करके दोनों तरफ की अंडवाहिनी निकाल करके और उनको कट करके और धागे से बाँध दिया जाता है। चिकित्सकीय धागा होता है जिससे बाँध दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जो अंडाणु होते हैं वह गर्भाशय तक नहीं पहुँच पाते और जो शुक्राणु होते हैं वह भी अंडाणु तक नहीं पहुँच पाते और ऐसे सिचुएशन में गर्भधारण नहीं होता है। तो ये क्या कहलाती है? महिला नसबंदी कहलाती है या ट्यूबेक्टॉमी कहलाती है। तो ये 2 कौन-सी विधियाँ थी?
स्थायी विधियाँ थी जिनको समझना, समझाना बहुत सरल है। अब आपको हम आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बता दे रहे हैं कि जो वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी है, यहाँ से 2 से 3 नंबर, लगभग 3 नंबर का प्रश्न बनता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए किताब में आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, उसको टोटल बढ़िया लाइन टू लाइन आपको लिख लेना है। यहाँ पे लिखा है, आप देख भी सकते हैं, जहाँ चित्र बना हुआ है उसके ठीक ऊपर वाले पैराग्राफ से छाँट करके आपको लिख लेना है, बढ़िया नोट्स बना लेना है, ताकि आप इसको अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है ना? लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखना है। छोटे प्रश्न जो भी आएँगे तो पाठ के आखिरी में हम, जैसे इसके पहले वाले पाठ का प्रश्नोत्तर, जो छोटे-छोटे 1-1 नंबर वाले जो आते हैं प्रश्न, उनका संग्रह लेके आए थे, इसी तरह इसमें भी हम लेके आएँगे, तो उनकी चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, बड़े प्रश्न जो हैं उनकी तैयारी आपको करना है, नोट्स बनाना है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएँगे। तो चलिए, आज का जो हमारा बिंदु है वो यहीं से समाप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लगातार अध्ययन अध्यापन में ध्यान देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।